जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। तो आज की वीडियो हम कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व क्या होता है। तो नेतृत्व क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो नेतापन के गुण होते हैं, किसी भी संगठन का जो नेतृत्व करने का जो गुण होता है वही नेतृत्व कहलाता है। अब ये बात करें यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार क्या होता है नेतृत्व। तो नेतृत्व वह व्यवहार गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बोला है कि नेतृत्व वह व्यवहार गुण है जो व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। वहीं पे अगर बात करें लुइस एलन की, तो लुइस एलन ने बोला है कि एक नेता अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा, देखिए व्यवहार तो यहाँ पे यही है, भी यहाँ भी व्यवहार है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको की पकड़ने हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है, यहाँ पे निश्चित दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करता है। तो दिशा और उद्देश्य की जब बात की जाएगी तो वो यहाँ पे दिशा और उद्देश्य यहाँ पे लुइस एलन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे मार्टिन एम ब्रोम्बेल। इन्होंने क्या बोला है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है। व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में, यहाँ पे क्या था किसी निश्चित दिशा में, लेकिन यहाँ पे क्या है निहित दिशा में ले जाने का साधन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे निश्चित दिशा के साथ साथ उसे उद्देश्य प्रदान करना भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निहित दिशा है। तो निहित दिशा में जब हो जाएगा तो ब्रोम्बेल हो जाएगा। अगला है मेरी पार्कर या फॉलेट। यहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ फॉलेट मिले। तो फॉलेट के अनुसार क्या होता है, विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वो होता है जो समूह को शक्ति प्रदान करे। तो इसका की पॉइंट आपको मिल जाएगा शक्ति प्रदान करना। तो जो समूह को शक्ति प्रदान करता है वो नेता कहलाता है, ये कहा था फॉलेट ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेतृत्व के कार्य कितने प्रकार के हैं। तो नेतृत्व के कार्य यहाँ पे 6 प्रकार के हैं। पहला है कार्य योजना बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, संसाधनों की व्यवस्था तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संचालन करना, और नेक्स्ट है शैक्षिक उन्नयन की व्यवस्था करना, छात्र समस्याओं का अध्ययन तथा निराकरण करना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, या फिर अगर संख्या पूछेगी तो उसके कार्य हो जाएंगे आपके 6। अब प्रकार पूछ ले अगर नेतृत्व के प्रकार कितने हैं, तो देखिए प्रकार यहाँ पे प्रकार के संबंध में जो है कई कथन हैं, कई लोगों के हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं किसके कितने हैं, और आपको साथ में याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। देखिए किम्बल यंग के अनुसार कितने हैं, तो किम्बल यंग के अनुसार 7 हैं। वहीं पे बात करें बुगाडस के अनुसार, तो बुगाडस के अनुसार 5 हैं। और फॉलेट ने कितने बताए हैं, तो फॉलेट ने 3 प्रकार बताए हैं। अब चलिए एक एक आपको ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे किम्बल यंग, अगर इसको पूरा अक्षर हम अलग अलग करेंगे तो किम बल, यहाँ पे लगभग 4 या 4.5 अक्षर आ रहा है। उसी तरह इसमें 2 अक्षर, तो इसको अगर हम 5 मान ले, इसको 2 मान ले, ये बड़ा है तो इसको हो जाएगा 7 अक्षर। अब ये 7 अक्षर के हिसाब से यहाँ पे 7 वर्ग हो गए। 7 कौन कौन से हैं, राजनीतिक नेता, प्रजातंत्रात्मक नेता, नौकरशाही नेता, कूटनीतिक नेता, सुधारक नेता, यहाँ पे आंदोलक होना चाहिए था, आंदोलक नेता, और यहाँ पे सिद्धांतवादी नेता। तो टोटल हो गए 7। अब इसे यहाँ पे देखिए बुगाडस, यहाँ पे इसमें कितने अक्षर, इसमें मान लीजिए 5 अक्षर हैं, चूंकि ये बी, बा और गा और डा और यह सा, ये तो 4 हो गए। बाकी मात्राओं को आप मिला लीजिए, इसमें एक बड़ी मात्रा है तो 5 हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ याद करने का तरीका है। यहाँ पे हिंदी में, हिंदी का नहीं है कि यहाँ की आप छोटी बड़ी मात्रा हम जोड़ेंगे, ठीक है। 5 है तो 5 इसमें हो जाएगा। उसी तरह नीचे देखिए फॉलेट, इसमें 3 है तो इसके 3 हो जाएगा। अब देखिए बोगार्डिस, यहाँ पे जब पूछेगा क्वेश्चन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसने दिया है, तो ये बोगार्डिस के नेस को जो दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के प्रकार। तो 5 प्रकार के इन्होंने दिए हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सपक्षी एवं वैज्ञानिक, सामाजिक, अधिशासी एवं मानसिक नेता, पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता, स्वेच्छाचारी, करिश्माई, पैतृक एवं प्रजातांत्रिक नेता।
आपने इजी नोट्स में देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे इनमें से कौन नहीं के फॉर्म में दिए गए हैं, या फिर इनमें से कौन हो सकते हैं ये भी दिया गया है। तो इसको तो हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया। बोगार्डस ने 5 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये भी बोगार्डस का है। अब आते हैं फॉलेट ने 3 बताए हैं, व्यक्ति जनित, पद जनित, कार्य जनित। यहाँ पे इसे इनके अक्षर में 3 है तो आपको याद हो जाएगा। फॉलेट 3, बोगार्डस 5 और किम्बल यंग 7। अब बात करते हैं यहाँ पे मान्यता के आधार पर नेतृत्व को। मान्यता के आधार पर नेतृत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। मान्यता के आधार पर नेतृत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वतः नियुक्त, समूह द्वारा नियुक्त और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त। ये 3 प्रकार हो जाएंगे मान्यता के द्वारा। अब यदि पूछे स्वभाव या मोटे तौर पर, यानी सामान्यता जब पूछे, मोटे देखिए मोटे में 2 अक्षर, तो ये हो जाएगा 2। सामान्य या मोटे तौर पर पूछेगा तो नेतृत्व के 2 प्रकार है। कौन कौन है? एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व और एक है राजतांत्रिक या निरंकुशवादी नेतृत्व। तो लगभग 5 तरह के यहाँ पे प्रकार आपको देखने को मिल गए होंगे। 7, 5, 3 और उसके बाद फिर इस मान्यता के आधार पे 3 और ये स्वभाव या मोटे तौर पे 2 हैं। अब यहाँ पे देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रभावी नेता के गुण क्या हैं। तो आलपोर्ट ने जो नेता के गुण बताए हैं वो 18 बताए हैं और बर्नार्ड ने 28 गुणों की संख्या बताई है। प्रभावी नेता के गुण आलपोर्ट ने 18 और बर्नार्ड ने 28 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व के कितने सिद्धांत हैं? टोटल 5 सिद्धांत हैं। पहला है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। ये भी पूछता है कि अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत किसके हैं। तो ये नेतृत्व के सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के। तो कमजोर छात्र, इसमें क्या होता है योग्यता में योग्यता मतलब क्या होता है कि कमजोर छात्र अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। ये अयोग्यता, क्योंकि इसमें देखिए कमजोर छात्र है तो इसके अंदर एक योग्यता नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर एक दूसरी योग्यता है, तो ये हो गया अयोग्यता में योग्यता। उसके बाद संयोग का सिद्धांत क्या होता है? संयोग से वो नेता बन जाता है। संतुलन का सिद्धांत क्या होता है? इसे कोई गुण उसके अंदर ज्यादा है, कोई गुण कम है, तो दोनों को बैलेंस बना के चलता है, तो वो हो जाता है संतुलन का सिद्धांत। और नेक्स्ट है विलक्षणता का सिद्धांत, विशिष्ट योग्यताएं तथा गुण। इसे या फिर इस गुण को ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं। और फिर 5वां है समूह प्रक्रिया सिद्धांत। तो नेतृत्व के सिद्धांत कितने हैं? टोटल 5 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? तो सबसे पहले ये अमेरिका में की गई थी। अब अगला है नेस्विले के अनुसार, नेस्विले ने नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। इनके अनुसार क्या होना चाहिए कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये कथन नेस्विले का है। शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए नेस्विले के अनुसार नेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व का एकीकृत प्रारूप, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लीडरशिप नामक शैली। इसे टेरी तथा फ्रैंकलिन ने दी थी। नेतृत्व का एकीकृत प्रारूप, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लीडरशिप नामक शैली टेरी तथा फ्रैंकलिन ने विकसित की थी। इनके अनुसार सफल नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं। पहला है नेता, दूसरा है अनुयायी, तीसरा है संगठन और चौथा है सामाजिक या आर्थिक या फिर राजनीतिक स्थिति। सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं टेरी तथा फ्रैंकलिन के अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संप्रेषण के जो 4 एस हैं वो कौन कौन से हैं। तो शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्प्रेड, सिंसियरिटी। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्प्रेड, सिंसियरिटी। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? यहाँ पे देखिए आ गई संप्रेषण की बात, कम्युनिकेशन की। तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति वो होता है जो सूचना को प्रेषण करता है, दूसरा होता है जो उसको ग्रहण करता है। और एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं होती, क्या नहीं होती? प्रतिपुष्टि, यानी जिसमें एकल मार्गी यानी अगर एक ही व्यक्ति रहेगा संप्रेषण करेगा तो उसमें फीडबैक उसको नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रतिपुष्टि उसमें नहीं होती। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो यही प्रतिपुष्टि करना होता है, फीडबैक देना। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, यह कथन किसका है? यानी जो संचार है वो संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों की बात कही है, तो चार्ल्स ई रेडफील्ड ने कही है।
संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। आपको कुछ थोड़ा बहुत की पकड़ लेनी है, बस पूरा याद करने में तो काफ़ी दिक्कत होगी। उसके बाद संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती, तो ये कहा था कीथ डेविस ने। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है, संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती, कीथ डेविस ने कहा है। और इन्होंने एक कथन और कहा है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये तो एकदम सिंपल सा है, तो ये भी कीथ डेविस ने कहा है, यानी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया और यहाँ पे व्यावसायिक क्रिया कीथ डेविस ने बोला है। अब शिक्षा का सबसे छोटा अंश क्या होता है, तो विद्यालय होता है। और विद्यालय का प्रारंभिक अंग क्या है, कक्षा है। कक्षा में भावात्मक वातावरण कौन पैदा करता है, तो वो शिक्षक पैदा करता है। किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की है, तो किसने की है, ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की है। और इनका एक कथन और है कि एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो ग्रिफिथ्स को ही जाता है। कल्पित विद्यालय और बहुलघु तंत्र, ये दोनों ग्रिफिथ्स के जो है व्याख्याएं हैं। विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है, तो विद्यालय खुली प्रणाली का उदाहरण है। विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला प्रधानाचार्य प्रशासक होता है, शिक्षक होता है और तीसरा होता है छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अध्यापक तथा प्राचार्य या प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है, तो 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया हुआ है क्रिस्टोफर ने। नेक्स्ट है प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका प्रयोग लैटिन में बहुत कम हुआ है, पूछ सकता है, लेकिन इसका रोमन साहित्य में बहुतायत में प्रयोग हुआ है। प्रशासन की बात करें, अब यहाँ पे देखिए प्रशासन के जो है कुछ विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं, उनको हमने यहाँ पे रख दिया है। प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को पॉलिसी के रूप में लिया है, तो यहाँ पे पा है और यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश का आप ले लीजिए, तो प्रोसे से पॉलिसी बन गई। प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को नीति के रूप में लिया है, और जिनके नामक विद्वान ने प्रशासन को व्यवस्थापन या मैनेजमेंट लिया हुआ है। तो इसका जी ले लीजिए, इसका यम ले लीजिए, तो जी एम हो जाएगा और ये पी। नेक्स्ट वान जुस्टी ने प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में लिया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका वा ले लीजिए, इसका ले लीजिए, तो हो जाएगा वाई। वान जुस्टी ने इकोनॉमी के रूप में लिया है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कराया है, तो इसे वुड्रो विल्सन ने 87 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1986 में अमेरिका में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1906 में अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो मास्लो ने किया है। फेयाल ने शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व बताए हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फेयाल ने शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व बताए हैं, तो 5 बताए हैं। यहीं पे अगले बात करते हैं, किनराव ने किस काल को संक्रमण का काल कहा है, तो ये 1935 से 50 के काल को संक्रमण का काल बोला जाता है। क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो यहाँ पे मास्लो, यहाँ पे मास्ले लिखा हुआ है, मास्लो होगा। किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, तो हर्बर्ट साइमन ने। प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण, मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है हर्बर्ट साइमन ने। अब बात करते हैं केंद्र में शिक्षा का प्रशासन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1947 में हुई थी। शिक्षा विभाग की स्थापना 1947 में हुई थी। अब यहाँ देखते हैं कि शिक्षा विभाग का नाम कब कब परिवर्तित होकर क्या क्या हुआ है, तो उसके लिए यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में बदला गया। तो शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब बदला गया, तो ये 1954-55 में बदला गया था। इजी नोट्स में से 1945 दिया है, जो कि गलत है, चूंकि जब 1947 में शिक्षा विभाग बना ही है तो ये 45 में परिवर्तित कैसे हो जाएगा, तो ये गलत है, इसको आपको जो है गलत मान लेना है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 1985 में परिवर्तित किया गया। देखिए पहले क्या हुआ था, शिक्षा विद्यालय को
शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया, फिर शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन में परिवर्तित किया गया, तो ये 1985 में किया गया। फिर मानव संसाधन, ये MHRD का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, फिर MHRD फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में फिर से कन्वर्ट किया गया, ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। अब शिक्षा के साथ मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया? अब यहाँ पे देखिए कुछ ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि MHRD मिनिस्ट्री की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया, तो 1957 में जोड़ा गया। अब ये उसकी कुछ हिस्ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर उसके एक साल बाद 1958 में इस मंत्रालय को 2 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से मंत्रालय थे? पहला था शिक्षा मंत्रालय और दूसरा था वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय शुरू में थे 1958 में। उसके बाद क्या होता है, 1963 में इन दोनों विभागों को जोड़कर फिर से 2 विभाग बनाए जाते हैं। कितने विभाग बनाए जाते हैं? 2 विभाग बनाए जाते हैं। पहला शिक्षा विभाग और दूसरा विज्ञान विभाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग। ये सेम वही क्वेश्चन है। कौन से विभाग थे 1963 में? ये दोनों को जोड़कर एक शिक्षा विभाग बनाया गया, दूसरा विज्ञान विभाग बनाया गया। फिर क्या होता है कि जो 1967-68 में शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग, ये दोनों जो विभाग बने थे इसके पहले 1963 में, इनको जोड़ दिया जाता है, इनका एकीकरण कर दिया जाता है 1967-68 में। इसके बाद फिर इस विभाग में कितने ब्यूरो बनाए गए? जो दोनों विभागों को एक कर दिया गया, तो इसमें कितने ब्यूरो बनाए गए? 7 ब्यूरो बनाए गए 1967-68 में। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन आ ही गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना था? तो ये 1985 में बना था। डेट पूछेगा तो 26 सितंबर 1985। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग थे? तो शुरू में इसमें 5 विभाग थे। कौन कौन से थे? शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कार्य एवं खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये टोटल 5 विभाग इसमें उस समय थे, ये 1985 में बनाया गया था। अब बात करें देखिए वर्तमान समय में, तो शिक्षा विभाग में 2 विभाग हैं। पहला स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ये 2 विभाग इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्वकर्ता जो है शिक्षा सचिव होता है। फिर पूछेगा शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? तो ये शिक्षा मंत्री के अधीन है। अब पूछे शिक्षा मंत्री की सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता 2 व्यक्ति करता है, शिक्षा और सांस्कृतिक उप मंत्री जो है इनकी सहायता करते हैं शिक्षा मंत्री के। अब देखिए पूछे शिक्षा सचिव को सहयोग कौन देता है? तो शिक्षा सचिव को सहयोग देता है अपर सचिव। नेतृत्व कौन करता है? शिक्षा सचिव। इस शिक्षा सचिव को सहयोग देता है अपर सचिव। अजित पूछे शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं? तो ये शिक्षा सचिव के नाम से ही जारी किए जाते हैं सभी आदेश, यानी जो सबसे हेड होता है वो इधर शिक्षा सचिव ही देख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो शिक्षा निदेशक होता है। प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसका उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक करता है। यह शिक्षा मंत्री का विशेष परामर्शदाता होता है। शिक्षा निदेशक प्रशासन संबंधित कार्य होता है। नेतृत्व करता है शिक्षा सचिव। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने अधीन कार्यालय हैं? तो इसके अंतर्गत 5 अधीनस्थ कार्यालय हैं। पहला है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, दूसरा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तीसरा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने अधीनस्थ कार्यालय अगर पूछेगा तो 5 हैं। क्वेश्चन इसमें बनता है कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो आपको 5 यहाँ पे ध्यान दे लेना है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, केंद्रीय भारतीय भाषा आयोग संस्थान। अब आते हैं यहाँ पे उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान। तो यदि हम बात करें केंद्रीय संस्कृत या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर दार्शनिक या फिर ऐतिहासिक, देखिए हमने सबको अलग अलग थे, सबको उठा के एक जगह रख दिया है। जितने अनुसंधान दिल्ली में हैं ये सारे संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, दार्शनिक और ऐतिहासिक, ये तो दिल्ली में हो गए। अब बात करते हैं जो दिल्ली से अलग हैं। तो दिल्ली से अलग एक है अंग्रेजी। चूंकि साउथ में अंग्रेजी प्रचलित है, वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे यानी हैदराबाद में इसको इंग्लिश वाला संस्थान हैदराबाद में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो हिंदी हमारे सबसे ज़्यादा यूपी में बोली जाती है। तो ये इसकी स्थापना जो है यहाँ पे आगरा में कर दी गई। अब यहाँ पे बात करें उच्च अध्ययन संस्थान, तो देखिए ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ऊपर सबसे कौन है, हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे क्या है, शिमला। तो शिमला में उच्च अध्ययन संस्थान जो है खोल दिया गया है। अब बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तो ये लखनऊ में है। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1952 में की गई थी। अभी वर्तमान में 1389 विद्यालय इससे संबद्ध हैं, जिसमें से एक तेहरान में स्थित है। 1389 विद्यालय इससे एफिलिएटेड हैं। सीबीएसई की स्थापना 1952 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, देखिए ये पूछेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो सीबीएसई, अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद पूछेगा तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। अब बात करते हैं केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय की, तो इसका संचालन जो करता है वो केवीएस करता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और ये इसका जो संबद्ध बोर्ड है ये सीबीएसई से संबंधित, यानी इसका एग्जाम जो है सीबीएसई कंडक्ट कराती है। स्थापना की बात करें तो ये 15 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पे देखिए सीबीएसई में विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 1248 विद्यालय हैं। अभी ये विकिपीडिया के अनुसार अभी आज के डेट में, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जुलाई 11:08, सॉरी 3 जुलाई। अब यहाँ पे देखिए 786 यहाँ पे इजी नोट्स में दिया गया है, तो ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको 786 लगाना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। विद्यालयों की संख्या केवीएस में 1248। अब यहाँ पे कक्षाओं की बात करें तो केवीएस में 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं होती हैं, जिसमें से कक्षा 1 से 8 तक की जो है निःशुल्क शिक्षा होती है। उद्देश्य की बात करें तो कम खर्च में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना यहाँ पे इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय क्या होता है, ये एक सह शैक्षिक आवासीय संस्थान है, यानी कि शिक्षा के साथ साथ ये रहने की भी व्यवस्था कराता है। इसकी स्थापना 1986 शिक्षा नीति के तहत 1986 में ही हुई थी। इसका संचालन कौन करता है, नवोदय विद्यालय समिति। आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, इसमें हमने एनवीएस नहीं लिखा है। एनवीएस और केवीएस में देखिए डिफरेंस थोड़ा सा है, यहाँ पे एस का मतलब संगठन होता है और लेकिन नवोदय में एस का मतलब होता है समिति, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो आप एनवी से नवोदय विद्यालय समिति यहाँ पे होता है। उसके बाद कक्षाएं, यहाँ ये भी 6 से लेकर 12 तक की जो है कक्षाएं कराता है, जिसमें से 9 से 12 तक के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 600 रुपये जो गरीब परिवार के बच्चों के लिए है, और 1500 रुपये जिनके जो है गार्जियन रोजगार या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए है। उद्देश्य क्या होता है, प्रतिभावान बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। जो गरीब से गरीब गांव के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और रह के वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इनके विद्यालयों की संख्या 661 है और ये भी सीबीएसई से कंडक्ट है। अब बात करते हैं एनसीटी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए, की स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये हो गया शिक्षा परिषद। शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में दिल्ली में होती है। अभी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक खुला विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि इसकी भारत में सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय नहीं, देखिए खुला विद्यालय है, की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो ये 1979 में हुई थी और कहाँ पे खोला गया था, ये दिल्ली में खोला गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम यहाँ पे देखा जाए तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं पे कंप्यूटर शिक्षा ये 1984-85 के आसपास आई थी। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद होनी चाहिए, यानी काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा परिषद की जाए। इसका जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग ने। और वहीं पे अगर बात करें कि प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, यहाँ पे जिले की बात की जा रही है और यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है। राज्य में शिक्षा परिषद हो तो कोठारी आयोग, और जिले में बात करेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। अब संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया था, तो ये तो आपका जीके क्वेश्चन है, राज्य सूची में रखा गया था। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है और ये 1976 में लाया गया था। अब बात करें शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये प्रोफेसर यशपाल समिति के
ने इसकी जो है बात कही थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से 70 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे जिसके जो सब पॉइंट थे उनके हिसाब से लगभग 100 के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। तो हमने लगभग आधा जो ये टॉपिक था हमने अपने पूरे सिलेबस का डिस्कस कर लिया है। बाकी जो बचता है कोशिश करेंगे उसको हम आपको रात में या फिर सुबह वीडियो हम आपको दे देंगे। आपको पेपर जाने के पहले आप जो तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि पूरा टाइप करते हैं। आप लोग तो पढ़ते हैं, हमें तो पढ़ने के साथ साथ टाइप करना भी रहता है, तो काफ़ी टाइम लगता है इस पूरा कंटेंट को ले आने में। तो लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।